Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Today we have another topic of Unit 2, that is advertising and consumer behavior. And we will discuss today what is the psychology of advertising. I'm again requesting to all of you, join the class timely. आज कई लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ और मैं 3-4 मिनट से वो रिकॉर्डिंग हमारी इसीलिए फेल हो रही है कि रिक्वेस्ट भेजता है तो जो है रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हो जाती है। टाइमली ज्वाइन करिए, मैं खुद 10 मिनट वेट करता हूँ। अगर आप उस 10 मिनट में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो फिर तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो साइकोलॉजी और एडवर्टाइजिंग दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों को एक साथ कैसे लाया गया और क्या साइकोलॉजी का रोल है एडवर्टाइजिंग में, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। साइकोलॉजी, जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन नेचर टू बाय सर्टेन वेयर्स। एडवर्टाइजिंग में करते क्या है कि किन प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो किसी खास वस्तु सामग्री या फिर सर्विसेज सेवा को जो है परचेज कर सके, खरीद सके। और एडवर्टाइजर्स ने जो है, जो एडवर्टाइजर्स मीन्स जो एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं या एडवर्टीजमेंट बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने देखा कि एडवर्टाइजिंग के लिए साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइकोलॉजी ही इस बात को बता सकती है कि कौन सी चीज व्यक्ति के अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, ऐसी क्या चीज है जो उसकी मेमोरी में फीड की जाए तो वो लंबे समय तक बनी रह सकती है, क्या है जो व्यक्ति को प्लेजेंट इंप्रेशन दे सकती है, कैसे किसी को परस्यू किया जा सकता है और ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, फैक्ट है जो आपको कुछ खास तरह के व्यवहार यहाँ पर जो है परचेज से मतलब है करने के लिए लीड करता है। तो साइकोलॉजी में हम अटेंशन, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमने आपको अटेंशन के बारे में पढ़ाया, मेमोरी के बारे में पढ़ाया, परसेप्शन के बारे में पढ़ाया, ठीक है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ाया, इमोशन के बारे में पढ़ाया। उन्हीं सब सारी चीजें जो मैंने आपको फर्स्ट सेम में पढ़ाया, उन सब सारी चीजों का एडवर्टीजमेंट में या एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी इसीलिए एडवर्टाइजिंग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल रूट को देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, टू अट्रैक्ट एंड ड्रा इन एज मच अटेंशन एज पॉसिबल फ्रॉम पोटेंशियल बायर। किसी भी जो क्रेता है, कस्टमर है, उसके ध्यान को जितना संभव हो सके उतना ज्यादा आकर्षित करना किसी प्रोडक्ट के प्रति, यही मेन उद्देश्य होता है एडवर्टाइजिंग का, ताकि वो जो क्रेता है या जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को इस्तेमाल कर सके। एडवर्टीजमेंट को हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रत्येक जगह देखते हैं, ठीक है।
और हम ये पाते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें न केवल अपने प्रोडक्ट के गुणगान किए जाते हैं बल्कि दूसरे के प्रोडक्ट के बुराइयां भी बताई जाती हैं। मतलब ये जरूर बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज है जो किसी अन्य प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है, या किसी आम प्रोडक्ट में नहीं है। तो अगर आप देखें तो शुरू से ही एडवर्टीजमेंट में साइकोलॉजी के मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है या बढ़ा है, वैसे वैसे साइकोलॉजी का रोल एडवर्टीजमेंट में और महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले हार्लो गेल ने 1895 में जो है साइकोलॉजी का इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट में किया था, या कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की रोल का अध्ययन किया था। So Gale was the first psychologist to use theory and scientific method to study advertising and the process of persuasion. ये गेल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए सर्वे डेवलप किया, एक्सपेरिमेंट किए और उनके आधार पर ये पाया कि एडवर्टीजमेंट का अटेंशन और मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, उन्होंने इस बात पर भी अध्ययन किया कि कैसे हम एडवर्टीजमेंट को प्रोसेस करते हैं, हाउ पीपल प्रोसेस एड। जब वो टाइम आप जिस टाइम आप ऐड देखते हैं और जब तक आप ऐड से जो है उस ऐड से रिलेटेड जो आइटम्स उसको परचेज करते हैं, कैसी सूचनाएं प्रोसेस होती हैं ऐड देखने और परचेज करने के बीच। ठीक है, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एटीट्यूड टुवर्ड्स ऐड है, आपका किसी ऐड के प्रति जो अभिवृत्ति है, उसमें अफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों एस्पेक्ट है। अफेक्टिव एस्पेक्ट जिसमें आपका इमोशन आता है, और कॉग्निटिव एस्पेक्ट जिसमें आपका मेंटल एक्टिविटी, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये सब सारी चीजें आती हैं। और सेंट्रल और पेरिफेरल क्यूज भी हैं, इन्वॉल्वमेंट का भी इशू है, पर्सनल इन्फ्लुएंस का भी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये एडवर्टीजमेंट आपके ऊपर एक एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है जो नॉर्मली अनकॉन्शियस होता है। जैसे आप किसी ऐड को इतना बार आपके सामने रखा जाएगा, जब आप शॉप पे जाते हैं तो जैसे कोई सूचना आपको दी जाती है तो आप ध्यान दिए हो चाहे नहीं दिए हो, लेकिन आपको उस समय याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन जब सूचना बार बार आपके दिमाग पर जाती है, आपके कॉन्शियस में आती है, तो वो प्रोसेस होकर जो है अनकॉन्शियस में कहीं पड़ी रहती है। तो जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपके सामने अचानक से उसी प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। ठीक है, दूसरा 1903 में वॉल्टर डेल स्कॉट ने एक बुक लिखी थी जिसका शीर्षक था द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और उसमें इन्होंने बताया कि जो हम लोग हैं बहुत ही सजेस्टिव और ओबीडियंट हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति को प्रोपोगेंडा के द्वारा परस्यू किया जा सकता है, यानी कि प्रचार, या उसको प्रोपोगेंडा कई बार हम लोग दुष्प्रचार ही बोलते हैं। तो प्रचार या दुष्प्रचार के द्वारा आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। ठीक है, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी बहलाया फुसलाया जा सकता है। और स्कॉट ने जो है अपने एडवर्टाइजिंग में दो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिसको कहा उन्होंने कमांड एंड पीपल्स। कमांड का मतलब होता है कि वो कहते हैं कि बायर्स को, कंज्यूमर्स को डायरेक्ट कमांड दीजिए, जैसे ये सामान खरीदिए, या दिस इज यूज सच एंड यूज सच प्रोडक्ट। और दूसरा है कि कंज्यूमर्स को कूपन भरने के लिए कहिए,
ठीक है, और कंपनी को मेल करे। जैसे फ्री में भी कोई ये सुविधा दी जा रही है कि आपको ये सुविधा फ्री में दी जा रही है, इसके बारे में ये कूपन भरकर आप कंपनी को भेजिए। ठीक है, तो जब आप इस तरह की प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टेंडेंसी बन जाती है कि आप उसको जरूर यूज करेंगे। ठीक है, स्कॉट की टेक्निक 1910 तक अमेरिका में कॉमनली ये दोनों जो यूज की गई, जो मैंने भी बताया कि डायरेक्ट आस्किंग और कूपन का जो था, और उन्होंने 1913 में एडवर्टीजमेंट का एक मॉडल, एडवर्टाइजिंग का एक मॉडल प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो है कई स्टेजेज होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, और उन्हीं स्टेजेस पर आपको फोकस करना है। जो एडवर्टाइजर्स है उनको फोकस करना है। पहला स्टेज होता है गेन द व्यूअर्स अटेंशन, मैंने आपका प्रोडक्ट या आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा हो कि लोगों का ध्यान आकर्षित करे। दूसरी चीज होती है कि फोकस द कस्टमर ऑन द मैसेज सो दैट दे हैव पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, जो मैसेज उससे जाए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में उसमें पॉजिटिव फीलिंग आए। तीसरा, मेक द कंज्यूमर अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर द मैसेज। ऐसा क्या करें, क्योंकि भाई रोज बहुत से एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बहुत से न्यूज देखते हैं, बहुत सी सूचनाएं हमारे पास होती हैं, तो आपके मैसेज को वो समझे और उसको याद रख सके। ठीक है, इसीलिए आपको अजीबोगरीब एड्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, और चौथी महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो है cause the consumer to desire the product and to take the desired action। ऐसा क्या है कि आप एक तरह से उसमें कंज्यूमर में डिजायर उत्पन्न करें। ठीक है, आपके लिए प्रोडक्ट की क्यों आवश्यकता है, तो है ताकि वो जो है उसको खरीद सके। ये 1913 में जो मॉडल स्कॉट ने दिया है वही जो है आज की जो मॉडर्न या कंटेम्पररी मॉडल एडवर्टाइजिंग का, जिसको एडा मॉडल कहते हैं। एडा मीन्स अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, और यही अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन की बात जो है बेसिक रूप से स्कॉट ने 1913 में की थी, और ये जो आज का पॉपुलर मॉडल है उसका आधार यही इन्हीं का मॉडल था। उसके बाद स्कॉट के बाद होलिंगवर्थ, ये बहुत रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी का एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल किया, और इन्होंने काफी काम किया, काफी कुछ किया। होलिंगवर्थ बाद में जो है एपीए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, तो जो अप्लाइड फील्ड में, हालांकि इन्होंने क्लिनिकल में भी काम किया हुआ है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसमें इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस पर काम किया कि एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल कैसे करें। इन्होंने कहा कि जो है 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के लिए आवश्यक है। पहला क्या, अट्रैक्ट द कंज्यूमर अटेंशन, लोगों के ध्यान को आकर्षित कर। दूसरा क्या है, फोकस द अटेंशन ऑन टू द मैसेज, जो मैसेज आप दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। मेक द कंज्यूमर रिमेम्बर द मैसेज एंड कॉज द कंज्यूमर टू टेक द डिजायर एक्शन। तो जो चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्कॉट ने जो बताया था उस इसी तरह से जो है ये काम होलिंगवर्थ का भी था। ठीक, और होलिंगवर्थ के काम को आगे बढ़ाया जेबी वॉटसन ने। ठीक है, और जेबी वॉटसन का जो है एडवर्टीजमेंट के फील्ड में सबसे कंट्रोवर्शियल नाम है, कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिस्ट है। हालांकि वॉटसन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वॉटसन। ठीक है,
सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वाटसन ने अपने रिसर्च में पाई, कहा कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू इमोशन को रेज करिए। वाटसन का मानना था कि जो सक्सेसफुल एड होती है वो लव, फियर, रेज इनको इवोक करती है, इनको प्रोवोक करती है, उनको जागृत करती है। ठीक है, इनकी जो रिसर्चेस थी वो सब्लिमिनल मैसेजेस और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पर भी थी। इन्होंने इस सेलिब्रिटी के इंडोर्समेंट की और सब्लिमिनल मैसेज, सब्लिमिनल का मतलब कि वो मैसेज जो आप ध्यान में वास्तव में नहीं होता है, लेकिन वो आपके ऊपर काम करता है। इतने कम समय के लिए वो आता है कि आप जनरली उसको अवॉइड कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्क करता है। जो वाटसन की अवधारणा थी वो ये थी कि केवल रेशनल थॉट से, अपील से जो है सक्सेसफुल मार्केटिंग नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बायर्स के इमोशन को स्टिमुलेट कर सके। ठीक है, इन्होंने एडवर्टाइजर से कहा कि जो है कंज्यूमर्स के इमोशन को स्टीयर अप करिए, ऐसा कुछ बताइए कि उनमें फियर पैदा हो, ऐसा कुछ करिए जिसमें माइल्ड रेज उनमें उत्पन्न हो। ठीक है, उनमें अफेक्शन, लव, ठीक है, इन सब सारी चीजों को जो है आपका प्रोडक्ट या आपका एडवर्टीजमेंट इवोक कर सके, तभी वो चीजों को परचेज करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो वाटसन के जो सबसे लीडिंग जो एडवर्टीजमेंट था वो है पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम का था, और बहुत लंबे समय तक उसके सफल होने के पीछे इन्हीं का हाथ था। तो दिस इज अ शॉर्ट हिस्ट्री हाउ साइकोलॉजी कम्स इनटू द एडवर्टीजमेंट। अब अगर हम देखें तो साइकोलॉजी के कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जिनका इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट में किया जाता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी एंड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा स्कोप है। हमें आपको एक टॉपिक पढ़ाना है तो हम बस उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो है पहला प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का जो एडवर्टीजमेंट में यूज होता है वो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे आप किसी को कुछ देते हैं तो एक प्रकार से आप उसके ऊपर एक बर्डन रखते हैं कि वो आपको फिर पे बैक करेगा। ठीक है, तो जो भी फ्री सर्विसेज दी जाती हैं उसी एक्सपेक्टेशन में कि बाद में आप जो है उसके लिए कुछ कर परचेज करेंगे या कोई प्रोडक्ट का यूज करेंगे, करते हैं ना। जैसे आजकल आप देखे होंगे कि बहुत से कोचिंग वाले एडवर्टाइज करते हैं कि आप फ्री क्लास करिए, 3 दिन फ्री करिए, 6 दिन फ्री करिए, 7 दिन फ्री करिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। उसी तरह से अक्सर आपका प्रोडक्ट कोई आ जाता है कि आप इसका जो है ये सैंपल प्रोडक्ट है, बहुत कम चार्ज में या बहुत कम दाम में उसको यूज करिए। ठीक है, बहुत से जो है प्लान आपको फ्री में दिए जाते हैं, तो प्लान के पीछे यही है रेसिप्रोसिटी, कि आपको फ्री में कुछ दिया जा रहा है, आपको जरूर पसंद आएगा और आप उसको रिवर्ट बैक पे बैक करेंगे। दूसरा है कमिटमेंट प्रिंसिपल, जो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि जब आप जो है कस्टमर को किसी स्मॉल थिंग के लिए कमिट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी बड़े चीज के लिए, बड़े चीज को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे फ्री क्लास और वेबिनार की मैंने भी बात की, आप उसको सुविधा देते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्वियस ही जो है पॉसिबिलिटी होती है कि उस फ्री वेबिनार का या क्लास का जो है इम्पैक्ट आपके जो है पेड क्लास के ऊपर पड़ेगा। कमिटमेंट और ये रेसिप्रोसिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। तीसरा कंसेंसस, कोई भी चीज आप तभी करना चाहते हैं
जिसको ज्यादातर लोग कर रहे हो, सहमति हो। ठीक है, इसीलिए आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं। ठीक है, तो आजकल ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो रिव्यू और टेस्टिमोनियल ये सब शो करती हैं। इस कंसेंसस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने के लिए आप अमेजोन पे या किसी पर या फिर फ्लिपकार्ट पर जब सामान खरीदते हैं, किसी भी सामान का रिव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी बुक बुक खरीदते हैं, बुक का रिव्यू देख सकते हैं। कई बार कोई नहीं दिया होता रिव्यू तो क्या लिखते हैं कि राइट अ रिव्यू एंड बिकम द फर्स्ट रिव्यूअर। तो इसके पीछे यही है कि कंसेंसस, कि लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में जो जानकारी रख रहे हैं उसके आधार पर आप उसको परचेज करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है अथॉरिटी का। अथॉरिटी मीन्स कह सकते हैं कि पावर फिगर। ठीक है, तो किसी काम के लिए परसू करने के लिए जब कोई अथॉरिटी फिगर आपको कहता है, ठीक है, तो आप उसकी बात जल्दी मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े आप देखेंगे अभिनेता, एक्टर, क्रिकेटर, ये सब एंडोर्समेंट के लिए आते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले सचिन तेंदुलकर कहते थे कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, अब विराट कोहली करते हैं। अब पता नहीं तेंदुलकर और कोहली कभी बूस्ट पिए होंगे कि नहीं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि भाई वो बड़ा खिलाड़ी है, हो सकता है बूस्ट पी के ही बड़ा हुआ हो, तो आप भी उसको खरीद सकते हैं। लिंक लाइकिंग, अगर आप किसी चीज को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ज्यादा संभावना है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट आप ज्यादा खरीदेंगे। जैसे किसी को अब नाइक पसंद है तो नाइक के प्रोडक्ट खरीदेगा, किसी को अगर एडिडास पसंद है तो उसके प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, उसी लिए जो है, जो टारगेट ऑडियंस के में लाइक एंड वांट्स डेवलप करने की जो है बात, ठीक है, जो ब्रांड मैसेज के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है कि ब्रांड वैल्यू ज्यादा होती है, उस ब्रांड को आप लाइक करते हैं, उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं। और स्कार्सिटी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। स्कार्सिटी, कमी, शॉर्टेज। ठीक है, तो जिन चीजों की स्कार्सिटी होती है उसके लिए आप ज्यादा प्रयास करते हैं। और इस टूल का इस्तेमाल आप देखेंगे आगे, मैं एक एक करके जब उदाहरणों में आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इस टूल का इस्तेमाल जो है किया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि ये चीज डेडलाइन है, ये जो है लिमिटेड क्वालिटी में चीज है। ठीक है, 2 दिन के लिए ये केवल ऑफर है, ये जो है स्कार्सिटी। और 7 प्रिंसिपल है वर्बेटिम इफेक्ट। वर्बेटिम इफेक्ट का मतलब एज इट इज। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट हो वो शॉर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा हो कि जो इम्पैक्ट डाले। आप बहुत लंबे, आप शुरू में देखेंगे कोई भी कंपनी एड लाती है तो उसका एड लंबा होता है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो एड शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट करने के पीछे मकसद यही होता है कि आप बहुत लंबी चीजों को आप अपने जो है स्पान अटेंशन में, जो है जो आपका स्मॉल अटेंशनल स्पान है उसमें आप नहीं रख पाते। ठीक है, तो जो अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट कंटेंट है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाने की इसमें बात होती है, इसका इम्पैक्ट छोटा हो पर प्रिसाइज हो, इम्पैक्टफुल हो। ठीक है, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विच वी आर यूजिंग इन एडवर्टाइजिंग। और भी बहुत सी चीजें हैं जो भी एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं उसमें साइकोलॉजी का इस्तेमाल जो करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपको मैंने पढ़ाए थे। अभी मैं खास तौर से कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे इमोशन का यूज, परसुएशन, अथॉरिटी, मेमोरी और कलर, ये कुछ कारक हैं जिनका अभी मैं चर्चा करूंगा कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टीजमेंट में। सो इमोशन इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहा है। मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि जैसे स्कॉट के रिसर्च में भी आपने देखा होगा, इवन जो है वाटसन तो इसकी चर्चा ही करते हैं कि लोगों के
अंदर इमोशन, फियर ये सब पैदा करूं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो एडवर्टीजमेंट में इमोशंस, कस्टमर्स के इमोशंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो कंपनियां हैं इसी का फायदा उठाती हैं। तो खासतौर से फियर, लव, प्लेजर और वैनिटी, ये महत्वपूर्ण इमोशन है जो किसी भी बायर्स के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैनिपुलेट करके एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल किया जा सकता है। जैसे फियर, फियर जो है एक महत्वपूर्ण पावरफुल इमोशन है। ठीक है, और वो मोटिवेटर भी है किसी काम। बहुत सा काम आप फियर से करते हैं, साल भर आप नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ने लगते हैं। क्यों पढ़ने लगते हैं? अचानक से आप में मोटिवेशन कहाँ से आता है? तो फियर ऑफ फेलियर, आप फेल ना हो जाए उस डर से पढ़ते हैं। ठीक है, आप पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, फेल होने के डर से पढ़ते हैं। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर। तो फियर हमारा जो प्राइमल इंस्टिंक्ट माना जाता है। ठीक है, और फियर एक ऐसी चीज है जो आपको अनकंफर्टेबल बना सकती है, तो कंपनियां इसी का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, या आपको अनकंफर्टेबल बना के आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करती हैं ताकि आपको कंफर्ट मिल सके। ठीक है, और खास तौर से जो मैसेजेस यूज किए जाते हैं फियर के लिए, वो है क्या है? उनका अप्रोच यही कि द फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो जितने भी फ्रेजेस आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट पे, वन डे ओनली, लिमिटेड टाइम ओनली, ओनली अ फ्यू लेफ्ट। ठीक है, दीज थिंग्स कॉल टू एक्शन बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कहीं ये मैं इससे वंचित न रह जाऊं, इसलिए आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से मेडिकल और हेल्थ एडवर्टीजमेंट में भी फियर का इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि कैंसर का जो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट कराती है तंबाकू के लिए, ठीक है, वो कितना विवत्स होता है। तमाम तरह की बीमारियों का दिखाया जाता है कि हाँ, जो है 30 साल के बाद आपकी हड्डियां कैल्शियम खो देती हैं और आप सामान्य काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए रेस्टो कैल्शियम खाइए। ठीक है, आप जो है विमेन हॉर्लिक्स पीजिए। ये सब क्या है? ये सब फियर के इन एडवर्टीजमेंट में रोल है। इसके बाद फन एंड प्लेजर। फन एंड प्लेजर, ये कस्टमर को कंफर्टेबल वो करने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट में इस तरह से दिखाए जाते हैं कि अगर आप इन चीजों का यूज करते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज का, तो आपका टाइम अच्छा होगा, आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो खासतौर से आप देखें जैसे बियर की जो एड होती है, थीम पार्क की एड है, सिगरेट की जो एड होती है, या जो लग्जरियस गाड़ियों की एड है, ये सब फन और प्लेजर पर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं या इमोशंस को यूज करते हैं। ठीक है, सिगरेट का एड आता है ना कि आखिरी कश तक दमदार। ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं। बियर की एड आप देखते हैं, तो बहुत से ऑटोमोबाइल्स है, बहुत हाई फाई जो गाड़ियां हैं, उनमें आप देखेंगे कि बहुत फन है, बहुत प्लेजर है, बहुत सुविधा दी गई है आपको। ठीक है, लव, ये भी बहुत प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। लव का जो इमोशन है प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज किया जाता है। फियर की तरह ये भी पावरफुल और प्राइमरी इमोशन माना जाता है। तो अगर कहते हैं ना कि अगर आप अपने, जैसे एक प्रोडक्ट आता है कि जो बीबी से करे प्यार, वो हॉकिंस कुकर से कैसे करे इनकार, तो वो लव को दिखाया जाता है उसमें। उसी तरह के बहुत से ऐसे ऐड हैं, फैमिली, फैमिली, पेट, न्यूबॉर्न और मदर्स। ठीक है, या हैप्पी कपल्स, इन सब के लिए इस लव का इमोशन यूज करते हैं। आप पैम्पर के, जॉनसन जॉनसन के प्रोडक्ट देखें, ज्वेलरी ज्वेलरी स्टोर के देखें प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन सब में जो है इस लव का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे केयर के लिए पैम्पर का यूज करते हैं। ठीक है, कि जो है माँ के हाथ के टच के बाद जो सबसे सॉफ्ट और जेंटल टच होता है वो पैम्पर का होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें और अभी याद आता है कि माँ ने सुझाया और पैम्पर ने बनाया पैंट, पता नहीं क्या क्या। तो दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग।
वैनिटी उसी तरह का एक इमोशन है, ठीक है, जिसमें आपको प्राइड फील कराया जाता है, आपके वेलबींग पर ध्यान दिया जाता है कि मतलब आपकी सेल्फ आप वेलबींग बढ़ गई है, इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, रिलेवेंस बढ़ गया है, ठीक है। जैसे बहुत सी ऐसी थीम्स है, जैसे ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट फॉर यू, ठीक है। ऐसे किसी खास तौर से ये सब सारी चीजें जो है फैशन में, पर्सनल अप्रेस में, लग्जरी गुड्स में, कार में, इन सब चीजों में इस तरह के इमोशन का यूज करते हैं, यू डिजर्व फॉर इट, ठीक है। मतलब न्यू फैशन कोई ब्रांड है, ये सब सारी चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट आप जो देखते हैं वो इस वैनिटी इमोशन को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। उसके बाद दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, परसुएशन एंड अथॉरिटी। इनका भी रोल जो है एडवर्टीजमेंट में। परसुएशन का मतलब किसी को रैशनल तरीके से समझाना, बताना, ठीक है। तो यहाँ परसू करना एक तरह से उसी एडवर्टीजमेंट के स्ट्रेटजी का पार्ट है, और परसू करने के बहुत से तरीके हैं। उसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एक कॉमन है। जैसे भी आपको लगता है कि जो है ज़्यादातर जो ये सेलिब्रिटी यूज करते हैं, तो अगर ये इतना बड़ा आदमी होकर यूज कर रहा है तो हम भी उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब भले जो है उस चीज का इस्तेमाल उस सेलिब्रिटी कभी नहीं करता हो, ठीक है। अब करीना कपूर लक्स साबुन का यूज कर एडवर्टीजमेंट करती हैं, और लक्स साबुन कभी करीना ने लगाया होगा ये मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो ज्यादातर ये इरेशनल होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं, ठीक है। कई बार जब एडवर्टीजमेंट पर विवाद होता है, जैसे मैगी पर हुआ था, तो अमिताभ बच्चन पर भी उंगली उठी कि आप लोगों को जब कोई चीज एडवर्टाइज कर रहे हैं तो फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दीजिए। तो आप उसका इम्पैक्ट देखे होंगे कि अब जो एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें नीचे लिख के उसकी चीजें आती हैं कि इसमें ये चीज इस्तेमाल किया गया है, इसकी ये वैल्यू है, ये केवल इसीलिए है, ये केवल ऐसे आर्टिफिशियल बनाया गया है। तमाम अब एडवर्टीजमेंट में नई चीजें आप देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। अब जैसे फेयर एंड लवली का नाम बदल गया, ठीक है। फेयर लवली जो थी अब उसका नाम चेंज हो गया। वो इसी सब के जो इंडोर्समेंट में जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है परस्यू करने के लिए सेलिब्रिटीज के द्वारा, उनके ऊपर जब केस होती हैं तो ये सब सारी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। तो परसुएशन एक बहुत कॉमन मेथड है, इसमें आप बड़े बड़े लोगों के द्वारा इस सब चीज़ों को जो है लोगों को परस्यू करने के लिए वो करते हैं। इसीलिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा उसके एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करती हैं, ठीक है। अथॉरिटी, परसुएशन के लिए अथॉरिटी भी कई बार महत्वपूर्ण होती है। जब कोई अथॉरिटी किसी काम को बात करती है तो आप मानने लगते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि टूथपेस्ट का चाहे इस तरह के बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए जब उस डॉक्टर की सलाह देते हैं, डॉक्टर डॉक्टर मतलब एक्टर जो होता है वो डॉक्टर का एप्रन पहन लेता है, ठीक है। वो सेंसोडाइन पैड में कोई यूके का कोई डॉक्टर आता है तो कहाँ का डॉक्टर आता है, वो सही भी है कि नहीं है, तो लेकिन तो जब आप कोई इस तरह का अथॉरिटी या ट्रस्टेड पर्सन आपको कहता है किसी चीज के इस्तेमाल के लिए, तो आपको लगता है कि वो चीज महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। इसीलिए देखिए ये जो 9 out of 10 डॉक्टर्स रिकमेंड दिस थिंग, ठीक है, या 4 out of 5 डेंटिस्ट सजेस्ट थिंग, या 3 out of 4 मॉम ट्रस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट। तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो अथॉरिटी से जुड़ी, ठीक है। मेमोरीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है एडवर्टाइजिंग में, और मेमोरी आप जानते हैं, मेमोरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है काफी कुछ, ठीक है। तो क्योंकि जो चीजें आप एडवर्टीजमेंट में देखते हैं और जब आप परचेज करते हैं तो उन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन मेमोराइज होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे प्लीजेंट वे में इंफॉर्मेशन को रखा जाए कि वो आपके मेमोरी में हो, या किस यूनिक तरीके से रखा जाए कि अटेंशन के साथ साथ जो है आपके मेमोरी को वो ग्रैस्प कर सके, आपके मेमोरी में वो चीज रह सके, ठीक है। क्योंकि आप बहुत से मेमोरीज होती है दिन भर में जिस पर आप ध्यान नहीं देते। मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें होती हैं वॉश आउट हो जाती हैं। इसलिए हैप्पी और पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करने की बात होती है कि अगर हैप्पी और पॉजिटिव मेमोरीज हैं तो लंबे समय तक आपके
मस्तिष्क में बनी रहेंगी वो चीजें। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि जो है प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हैं वो आपके ऊपर पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करें, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्रिएट करें, ताकि भीड़ से उन चीजों को आप अलग कर सकें, उनको याद कर सकें। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, मेमोराइज करना किसी चीज को। और क्योंकि मेमोरीज जब, इसीलिए आप देखेंगे कि ऐड की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई क्यों होती है। तो जैसे मैंने मेमोरीज की जो निम्नलिखित टेक्निक बताई, उसमें बताया था कि ओवर लर्निंग इज आल्सो काइंड ऑफ इनहांसिंग मेमोरी। किसी चीज को आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार वो आपके सामने आता है, तो वो मेमोराइज हो जाती है। इसीलिए दिन भर में कोई ऐड आप 10 बार 20 बार देखते रहते हैं। जब आप सामान खरीदने के लिए जब शॉप पे जाते हैं, तो जैसे कि आप खरीदने गए तो पता चला कि उसी ब्रांड का आप नाम ले लेते हैं। टूथपेस्ट खरीदने गए तो कोलगेट का नाम आपको आ गया। ठीक है, कई बार आपको नाम, या फिर सामने जो प्रोडक्ट दिख जाता है, वो आप जो आप देख के गए हैं वो दिख गया, तो आप जो है वो क्यों उसका काम करता है, और फिर आप उसको मेमोराइज कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से कलर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है एडवर्टीजमेंट में। और कलर, चूंकि परसेप्शन से मैंने आपको बताया था परसेप्शन के बारे में, परसेप्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो है कंट्रास्ट कलर के एडवर्टीजमेंट यूज किए जाते हैं ज्यादातर। बड़ी बड़ी होल्डिंग्स जो लगाई जाती हैं, ठीक है, मूविंग आजकल लग रहा है, वो सब आपको अटेंशन को गेन करने के लिए। ठीक है, कलर का भी रोल एडवर्टीजमेंट में ज्यादा है, क्योंकि कलर अपने आप में जो है कुछ उसकी मीनिंग होती है। जैसे रेड की जो मीनिंग है वो पैशन, एनर्जी, स्ट्रेंथ, लव, पावर। ब्लू की है डेप्थ से स्टेबिलिटी, विजडम, ट्रस्ट। उसी तरह से येलो कलर की जो होती है एनर्जी, हैप्पी, वार्मिंग, अटेंशन जो है। पर्पल का विजडम, वेल्थ और रॉयल्टी, पावर, इन सब से जुड़ा हुआ है। ग्रीन जो कलर होता है वो ग्रोथ, हेल्थ, हार्मनी और इस सब से जुड़ा है। ऑरेंज जो है आपका इंथुसियाज्म, हीट, सक्सेस, क्रिएटिविटी से जुड़ा है। व्हाइट कलर प्योरिटी, लाइट, क्लीन, इन सब सारी चीजों से जुड़ा है। और ब्लैक आपको पता है कि ब्लैक मिस्ट्री जो है, एलिगेंस, इविल, डेथ और स्टेबिलिटी, इन सब मिस्टीरियस चीजों से जुड़ा हुआ है। तो कलर का अपनी एक मीनिंग होती है, इसलिए कलर का इस्तेमाल जो है इस एडवर्टीजमेंट में किया जाता है। कलर परसेप्शन, खासतौर से परसेप्शन ऑफ साइज, परसेप्शन ऑफ फॉर्म, इन सब की चर्चा हम लोग पहले भी की है। और मैंने उस समय भी बताया था कि इनका एडवर्टीजमेंट में कैसे रोल किया जाता है। क्यों जो है, अब आप व्हाइट बैकग्राउंड पर व्हाइट चीज से लिख देंगे तो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कंट्रास्ट कलर इसीलिए यूज किया जाता है। ब्लैक पर व्हाइट, व्हाइट पर ब्लैक, या रेड पर व्हाइट, इस तरह का इसीलिए किया जाता है। ठीक है, ताकि आपके अटेंशन को, आपके मेमोरी को ग्रैब किया जा सके। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत कुछ है साइकोलॉजी में अटेंशन, इसमें एडवर्टाइजिंग के लिए, लेकिन उतना हम लोग नहीं जा सकते। और मैं थोड़ा सा आपको इस एडा मॉडल के बारे में भी बता दूं। ये मैंने शुरू में जो बताया था स्पॉट का, तो उसमें बताया था कि ये एडा मॉडल जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो है। तो ये एडा मॉडल है क्या, तो एक तरह से ये इस 4 शब्द है: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ए अवेयरनेस, आई इंटरेस्ट, डी डिजायर और ए एक्शन। तो ये एक हायरार्की में एक मॉडल है, जिस जो एडवर्टीजमेंट कैसे बनाया जाए वो उसको बताता है। ठीक है, एक हायरार्की है मॉडल की इस मॉडल में। तो सबसे पहले देखिए एडा मॉडल में अटेंशन आता है। अटेंशन मतलब व्हाट इज दिस, कोई प्रोडक्ट क्या है, पहले आपका वो ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसको ए कहते हैं। आई इंटरेस्ट मतलब कुछ ऐसा उसमें लाइए ताकि जो बायर्स है उसका इंटरेस्ट उसमें जगे, जिससे आई लाइक इट। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट में एडवर्टीजमेंट वैसी पूछो कि व्यक्ति के अंदर नीड पैदा हो, डिजायर पैदा हो, आई लाइक इट बट आई डोंट नीड। ठीक है, तो उससे वो खरीदेगा नहीं। उसके बाद डिजायर होनी चाहिए, आई वांट इट मतलब मुझे पसंद है और मुझे इसकी जरूरत है। अब लास्ट होता है एक्शन, मतलब बायर्स इज परचेजिंग द थिंग्स, मतलब आई एम गेटिंग इट। ठीक है, यही एडा मॉडल है। और इसको आपको बस मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, और ये हायरार्की में है। मैंने नीड हायरार्की थ्योरी बढ़ाई थी ना, तो वो उल्टी थी। ये जो है ऊपर हाई जो है इम्फेसिस है, फिर धीरे धीरे इम्फेसिस कम होती जाती है।
कोई चीज जब तक आपके ध्यान में नहीं आएगी, इंटरेस्ट में नहीं होगी, डिजायर में नहीं होगी, एक्शन। तो ध्यान ग्रैब करना ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद इंटरेस्ट पैदा करना और डिजायर पैदा करना, तभी वो एक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और कि फर्स्ट स्टेप अटेंशन है, दूसरा इंटरेस्ट है, तीसरा डिजायर है, और चौथा एक्शन में आता है। और इसमें कुछ नया डेवलपमेंट भी है। बहुत से लोग मानते हैं कि बहुत सरल मॉडल है, इसलिए जो है थोड़ा इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि एक उसी का मॉडिफिकेशन है, AIDCAS, एक्शन इंटरेस्ट डिजायर। ठीक, उसके बाद कॉन्फिडेंस एक्शन सेटिस्फैक्शन, ये मॉडल है। उसी तरह एक रीन मॉडल है, रीच इंगेज एक्टिवेट एंड नर्चर, और उसी से जुड़ा ये सब। चूंकि आपके भी उसका नहीं है, आप आगे जब आएंगे मास्टर्स में तो उस पर चर्चा होगी डिटेल से। ठीक है, आप एडा मॉडल को इस रूप में भी देख सकते हैं, ये काफी इम्प्रेसिव फिगर है। ठीक है, ये इसमें सब कुछ दिया हुआ, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये बेसिक मॉडल है। अब अटेंशन क्या है, ये टैब मॉडल में देखें, एक कॉग्निटिव स्टेज है। इंटरेस्ट ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, और डिजायर ये अफेक्टिव स्टेज है, और ये एक्शन, ये बिहेवियर, ये संज्ञान है आपका अटेंशन। इंटरेस्ट और डिजायर ये आपका इमोशन है। ठीक है, और ये एक्शन बिहेवियर स्टेज जहां पर आप लेते हैं। अब इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जो है AIDCA मॉडल बना है, DAS, इसमें जो है बीच में कॉन्फिडेंस जोड़ा गया है, और उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट जो है साइकोलॉजी आप एडवर्टाइजिंग इसको कह लीजिए, या साइकोलॉजी एंड एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं, या एडवर्टीजमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका टॉपिक था मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन टुडेस क्लास, एंड नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन या क्वेरी इफ यू हैव एनी। सर आवाज आ रही सर? हाँ बोलो। सर आपने सर ये 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं सर उसमें। सर तो जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है सर जिसमें टेरर का यूज करते हैं, जैसे लोग बताते हैं, जैसे कि हम लोग पतंजलि का लेते हैं, उसमें कहते हैं कि गाय को कत्ल खाने से जाने से बचाइए, देश का हित चाहते हैं तो देश के लिए, तो उसको किसमें रखें? फियर में बताया ना मैंने, इसमें फियर का तो नाम है सर 7 एडवर्टाइजमेंट। टेरर शब्द मतलब इमोशन से है, वो फियर है, फियर का ही एक रूप है टेरर, जिसको तुम टेरर कह रहे हो। टेरर कोई इस तरह का साइकोलॉजी में इमोशन नहीं है, फियर है वो। ठीक है, पैदा कर। सर सेकंड था एडिक्शन, जैसे कि जियो का भी फिलहाल में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पहले उसने पहले क्या किया, सबको फ्री में दिया, सभी लोग एडिक्टेड हो गए, उसके बाद उसने अपना परचेस, तो उसको किस तरह का देखेंगे सर? हाँ, तो अभी बताया ना, वो भी अभी प्रिंसिपल दिखाया तो इसमें कि आपको फ्री में कोई सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी और कमिटमेंट में क्या बताया, रेसिप्रोसिटी में क्या है देखो, सम फ्री सर्विसेज विद एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कि जब हम आपको फ्री में दे रहे हैं आज, तो इस उम्मीद के साथ कि कल आप उसको जो है रेसिप्रोसिटी में लेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, वो आप अपने टर्म में उसको जो शब्द इस्तेमाल कर ले, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो रेसिप्रोसिटी का है। ठीक है, या उसको आप दूसरे जो उसका नीचे वाला जो प्रिंसिपल है कमिटमेंट। ठीक है, कि जब आप एक बार किसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक आपका कमिटमेंट बन जाता है कि भाई आपने फ्री में उसको यूज किया है तो उसको परचेज करके भी देखें, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, और कोई क्वेरी? देखो, नाम अलग अलग हो सकता है। टेरर जो कह रहे हैं वो फियर हमारे लिए है, जिसको आप एडिक्शन और सब कर रहे हैं उसको हम बता रहे हैं कि रेसिप्रोसिटी का या कमिटमेंट का जो प्रिंसिपल है उससे हम उसको डील करते हैं। प्रिंसिपल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशंस ना, जो सिद्धांत जिन चीजों पर बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे साफ सुथरी सुंदर बाइक चलाते हो वो आपको दिखती है, लेकिन कभी बाइक के ऊपर का प्लास्टिक खोल के हटा लो, फिर देखो कैसी दिखती है। तो जो सिद्धांत जो होता है वो उसी तरह से होता है, सिद्धांत वैसे ही है। यस सर, नाउ डेज एक सर प्रॉब्लम चले, जैसे कि अभी गवर्नमेंट सर अपना एडवर्टाइजमेंट करता है एडिक्शन, मतलब जो होता है सर तंबाकू के सेवन को कम करने के लिए सर, लेकिन सर वो
कई तरह के पिक्चर्स मॉडल का भी यूज करता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है सर और कंजप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सर ये कैसे मतलब हो पाएगा सर? वो ऐसा है ना कि वो बहुत अलग चीज है, उसको समझने के लिए बहुत सी चीजों को तुमको देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे मिलता है? अब लॉकडाउन में भी नेसेसरी चीजों के बाद, दवा और खाद्य सामग्री के बाद दुकान पहले खुली तो कौन सी खुली? वही सर, लीकर्स की सर, लेकर की क्यों खुली? अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होती है, मैं 2003 का तुमको आंकड़ा बता रहा हूँ। मैं तो इधर बहुत भाई चूंकि इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ नहीं, और कॉमर्स से मेरा लेना देना बहुत नहीं है, तो जो मैं कभी उसको इस तरह के डेटा पढ़ रहा था कहीं, तो उसमें लिखा था कि विल्स जो सिगरेट की कंपनी है वो 2003 में भारत सरकार को 12,000 करोड़ रुपए टैक्स दे रही थी। कितना? 12,000 करोड़। एक उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब विल्स का पैकेट 12 रुपए का बिकता था, और उसमें 4 रुपए, मतलब 12 रुपए में 8 रुपए वो गवर्नमेंट को टैक्स देती थी। अब 4 रुपए में उस सिगरेट के प्रोडक्शन कास्ट, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसका सब कुछ जुड़ा था। ठीक है, तो चीजों का जो प्रोडक्शन कास्ट होता है इसका बहुत कम होता है। ठीक है, 1 रुपए की पेप्सी आप जो है 20 रुपए में खरीदते हैं, उसका प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम होता है, लेकिन वो महंगा इसलिए है कि उसका इंडोर्समेंट बहुत महंगा है। ठीक है, उसका इंडोर्समेंट करने वाले जो नाचने गाने वाले हैं बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है, तो उससे उन चीजों का कास्ट, इसीलिए मैंने कहा ना कि कंपनियां जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने की तुलना में उसके इंडोर्समेंट पर ज्यादा खर्चा करती हैं। रामदेव से लोगों को क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि रामदेव, देखो कंट्रोवर्सी तो सबके साथ जुड़ी है, लेकिन वो किसी मॉडल का यूज नहीं करता है, वो खुद अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इंडोर्समेंट करता है, इसलिए उसको अपना जो भी है मॉडलिंग पर और एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। उसी चीज का एड आपने वो एमडीएच मसाले का देखा होगा, वो जो उसका ओनर था वही उसका इंडोर्समेंट करता था। तो इसीलिए एमडीएच मसाले की क्वालिटी आज भी बेहतर है। रामदेव के प्रोडक्ट अगर बीच में छेड़छाड़ न किए जाए तो प्रोडक्ट उसके खराब नहीं है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ये इसीलिए बढ़ा पाते हैं क्योंकि इनका इंडोर्समेंट पर खर्च कम होता है। ठीक है सर, तो वहां जो मामला है वही है कि रेवेन्यू भी तो उसी से जनरेट होना है। ठीक है, मतलब सर प्रचार पे हम लोग से गवर्नमेंट जो दिखा रही है, मतलब एक तरह से वो लो लेवल पे जा रहा है, लेकिन उससे नहीं जो नहीं, रेवेन्यू ऐसा है कि एक आदमी के कई रोल होते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग रोल प्ले करता है। ठीक है, आप एक ही आदमी के कई रोल होते हैं, वो अलग अलग रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट के भी कई रोल हैं। एक रोल है कि रेवेन्यू जनरेट करना लोगों के लिए, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो उसके साधन है वो उसका इस्तेमाल करती है। दूसरा है लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपको जागरूक भी करती है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, आपको नहीं आता तो बताता भी हूँ, और आप बदमाशी करते हैं तो मैं डांटता भी हूँ। ठीक है, तो मेरे तीनों रोल है ना अलग अलग, तो उसी तरह सरकार के अलग अलग रोल है। ठीक है, तो वी कैन नॉट मिक्स, और वो सब बहुत अलग चीज है, उसका साइकोलॉजी से बहुत मतलब नहीं है। अब ये सही बात है कि गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन पर बैन लगा देगी तो किसी चीज पर कैसे क्या होगा? देश में पॉलिथीन पर बैन हो रहा था, अब जो बेच रहा है उसको बैन है, अरे जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको बैन कर दो, कंपनी बंद कर दोगे तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। लेकिन सबका सिस्टम है ना, सिस्टम करप्ट बेकार हो जाएगा ना फिर। ओके सर। अब आप कहो कि समाज में जो है चोरी ही ना हो, तो क्या करेगा पुलिस का इतना बड़ा डिपार्टमेंट जब कोई क्राइम ही नहीं होगा? तो ठीक है, तो सारे जो सेगमेंट सिस्टम में बने उनके अपने अपने रोल हैं। तो वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन चीजों को बेचती है सरकार। सरकार के परमिशन के बिना थोड़ी कुछ होता है। लीकर का हो चाहे तंबाकू का, सिगरेट का, जितना भी प्रोडक्शन और सेल है, भाई करप्शन तो हर जगह है, लेकिन वो परमिशन के साथ बेचे जाते हैं, वो लाइसेंसिंग होती है उनकी। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं चीजों से मिलता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट उस पर बैन नहीं लगा सकती प्रोडक्शन पर, लेकिन आपको अवेयर भी करती है। ठीक है,
सरकार आपके पास लेके आती है, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए उनको लाइसेंसिंग देती है, लेकिन आपको बताती भी है। सिगरेट पर पैकेट पर लिखा रहता है ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, इतना खतरनाक ऐड दिखाता है कि सिगरेट पीने से उसके गले के कैंसर हो गया और ये हो गया, गला काटना पड़ा, कितना फियरफुल ऐड होता है। तो सरकार वो भी काम कर रही है, ठीक है। तो अब उसके जो डिफरेंट रोल हैं वो दोनों रोल कर रही है अपना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, एनी थैंक यू सर। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है? So thank you for today class. We will meet soon in next class.